Excuse me, what year is it? 1987. Oh my god. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं हाल ही में रिलीज हुई थ्रिलर साईफाई मूवी जिसका नाम है टोटली किलर। इस मूवी में आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मूवी स्टार्ट होने के साथ ही बताया जाता है वर्नन शहर में 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था। बात थी 27 अक्टूबर 1987 की। पहली लड़की टिफनी क्लार्क का मर्डर हुआ था उसके घर के ही गैराज में। किलर ने उसे 16 बार चाकू मार कर उसकी हत्या की थी। दूसरी लड़की मरीसा स्वांग का कत्ल हुआ था जंगल के एक केबिन में, उसे भी 16 बार चाकू मारा गया था। तीसरी लड़की हैदर हर्नांडिस को पार्किंग में 16 बार चाकू मारकर उसकी भी हत्या की गई थी। उसके बाद कातिल गायब हो गया और उस किलर का नाम स्वीट 16 किलर रख दिया गया। वो एक मास्क पहनकर किलिंग किया करता था और आज के टाइम में लोग हैलोवीन को वैसे ही मास्क पहनकर घूमा करते हैं। और ये सारी स्टोरी क्रिस डुबासाज ने बताई होती है। ये ऑनलाइन पॉडकास्ट का काम किया करता था। फिर हमें जेमी को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। जेमी की मॉम उसके रूम में आती है जहाँ पर एक रॉक स्टार की फोटो लगी थी। वो बताती है ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। जेमी कहती है ये आज के टाइम में बहुत अच्छा गाना गाता है। जेमी अपनी बेस्ट फ्रेंड अमीलिया के पास जा रही थी क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। वो बताती है आज रात के कॉन्सर्ट में मैं और अमीलिया साथ में जाएंगे। जेमी की मॉम इसलिए बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि जेमी की उम्र 16 साल थी और वो किलर 16 साल की लड़कियों को ही मारा करता था। उसकी मॉम को अभी भी डर होता है। वो कहती हैं तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ने जाएंगे। उसके डैड उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड अमीलिया के घर ले आए थे। जेमी वहाँ अमीलिया को बुलाती है। उसकी मॉम भी उसके साथ में आई थी। अमीलिया की मॉम अपनी जॉब पर जा रही थी। जेमी की मॉम सभी बच्चों को कैंडीज बांट रही थी। वो गेट बंद कर देती है पर एक आदमी उनके पास कैंडीज लेने आया होता है। पहले वो उसे देखकर डर गई थी फिर गेट खोल देती है और तभी वो आदमी चाकू निकालता है। वो किलर होता है। उसकी मॉम डर के दरवाजा बंद कर देती हैं पर वो किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जेमी की मॉम बहुत तगड़ी फाइटर निकलती हैं। वो किलर के साथ अच्छी लड़ाई लड़ती हैं पर वो उससे हार जाती हैं और वो किलर चाकू मारकर उनकी हत्या कर देता है। जेमी इस बात से बहुत दुखी होती है और वो रोए जा रही थी। उसके कॉलेज में प्रिंसिपल, पीटी टीचर और शेरिफ मिलकर जेमी को तसल्ली देते हैं। जेमी बिली बिलीवर्स पार्क में आई होती है। यहाँ पर उनके स्कूल का साइंस फेयर था। जेमी अमीलिया के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि अपने मॉम के नोट्स से अमीलिया एक टाइम मशीन बना रही होती है पर उसकी टाइम मशीन सही से काम नहीं कर रही होती है। वो बताती है मेरी मॉम ने इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था पर उन्होंने हार मान ली थी। जेमी देखती है अमीलिया ने उसमें 27 अक्टूबर 1987 की डेट डाली थी। इसी दिन पहला मर्डर हुआ था। अमीलिया ने ये डेट इसलिए डाली थी कि अगर जेमी इस डेट को पहुंचकर पहला मर्डर होने से रोक देती है तो शायद इस समय में उसकी मॉम वापस जिंदा हो जाए। जेमी अपने रूम में बैठी होती है। उसके डैड उसके पास आते हैं। वो बताते हैं स्कूल में हम सभी लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। तुम्हारी मॉम और मैं पहले सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कॉलेज में जाने के बाद हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था। उसके बाद हमें लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली थी जब तुम पैदा हुई थी। जेमी फिर से उसी पार्क में आई थी। वहाँ उसे उसकी फ्रेंड अमीलिया मिलती है। जेमी अमीलिया से कह रही होती है कि मुझे स्वीट 16 किलर को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अमीलिया देखती है उसी वक्त जेमी के पीछे किलर आ गया होता है। वो जेमी पर ही हमला करता है और जेमी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। जेमी अमीलिया की टाइम मशीन में छुपकर बैठी होती है। वो जैसे ही मशीन को टच करती है मशीन स्टार्ट हो जाती है। किलर जेमी के ऊपर हमला शुरू कर देता है। जेमी उससे लड़ रही होती है। लड़ते लड़ते किलर का चाकू मशीन के स्क्रीन पर लग जाता है और देखते ही देखते मशीन चालू हो जाती है। जेमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शांति से बैठी होती है। मशीन रुक जाने के बाद वो पर्दा हटाकर बाहर देखती है। बाहर सुबह हो रही थी और ये जगह पूरी हरी भरी थी। उसके समय में इस जगह पर ज्यादा कोई आया ही नहीं करता था पर इस टाइम तो जैसे मेला लगा होता है। वो बाहर पहुंचती है। उसे एक औरत मिलती है जिससे वो पूछती है ये कौन सा साल है। वो बताती है 1987। जेमी बहुत हैरान हो जाती है। जेमी उनसे पूछती है आप पैम मिलर को जानती हैं? पैम जेमी की मॉम का नाम था। वो लेडी बताती है वो तो अभी हाई स्कूल में होगी। वो लेडी कहती है मैं तुम्हें स्कूल
तक छोड़ दूंगी। वो जेमी को स्कूल में ले आई होती है। वो स्कूल में आकर रिसेप्शन पर बताती है मेरा नाम जेमी है और मैं यहाँ पर कनाडा से आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे एडमिशन फॉर्म दे देती है। वो पूछती है आप कुछ चेकिंग नहीं करेंगी? रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है ये स्कूल है, कोई जेल नहीं। इस वक्त स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड था। जेमी वहाँ पर पहुँच गई होती है। यहाँ पर एक गेम शुरू होने वाला था। जेमी को उस बारे में नहीं पता था। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है सभी लड़कियां एक दूसरे को बॉल उठाकर मार रही होती हैं। जेमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या गेम है। जेमी को एक लड़की नीचे झुका देती है। जेमी उससे पूछती है तुम पैम मिलर को जानती हो? उसी वक्त जेमी के मुंह पर एक बॉल पड़ती है। तब उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा बदतमीज थी और वो ही जेमी की मॉम पैम मिलर होती है। दूसरी लड़की बताती है पैम स्कूल की सबसे कमीनी लड़की है। पैम ने जेमी को बॉल मार मार कर उसकी नाक से खून निकाल दिया था। जेमी अपनी मॉम से आकर मिलती है। वो उन्हें ही देखे जा रही थी। जेमी पैम से दोस्ती करने की कोशिश करती है पर वो मना कर देती है। जिन 3 लड़कियों का खून हुआ था वो तीनों पैम की बेस्ट फ्रेंड थी। जिसका मर्डर पहले होने वाला था वो पैम के बगल में ही खड़ी थी। आज उसका बर्थडे होता है और आज रात को उसने पार्टी दी थी। जेमी पार्टी रुकवाना चाहती थी इसलिए वो पुलिस वालों के पास आई थी। वो उन्हें जब फ्यूचर वाली बात बताती है तो उस पर वो दोनों यकीन नहीं करते हैं। वो दोनों जेमी को कहते हैं स्कूल जाओ वरना तुम्हें ही उठाकर जेल में डाल देंगे। जेमी स्कूल में पहुंचकर रिसेप्शन पर लॉरेन की क्लास पूछती है। जेमी जाकर लॉरेन से मिलती है। लॉरेन जेमी की बेस्ट फ्रेंड अमीलिया की मदर होती है। जेमी उसे अपनी फ्यूचर वाली स्टोरी बताती है। फिर कहती है तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी सीक्रेट डायरी पढ़कर टाइम मशीन बना ली है और मैं उसी से बचकर यहाँ पर पहुँची हूँ। जेमी कहती है तुम्हें टाइम मशीन ठीक कर सकती हो और उसी से मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। लॉरेन जेमी की बातों पर इसलिए भरोसा कर लेती है क्योंकि उसकी सीक्रेट डायरी के बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। जेमी उसे टाइम मशीन के पास लाई होती है। उसे बताती है ये पहले काम नहीं कर रहा था पर जब किलर ने चाकू मारा ये स्टार्ट हो गई। लॉरेन बताती है शायद एक मेटल कंडक्टर कम होगा, चाकू लगने से वो पूरा हो गया इसीलिए मशीन स्टार्ट हो गई होगी। साल 2023 में जेमी के फादर जेमी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अमीलिया आकर कहती है जेमी टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चली गई है पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। 1987 में जेमी और लॉरेन उसी पार्टी में आए होते हैं। जेमी देखती है एक लड़का एक काले लड़के को मार रहा था। वो उसे रोकने लगती है। वो तीनों जब साथ में खड़े होते हैं जेमी देखती है कि काला लड़का उनके स्कूल का प्रिंसिपल था, बीच वाला पीटी टीचर और तीसरी लड़की शेरिफ होती है। वो दोनों अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं। तब वो दोनों लड़कियां प्रिंसिपल की मदद से पार्टी के अंदर चली जाती हैं। पार्टी के अंदर पहुंचने के बाद जेमी एक हैंडसम से लड़के को पूल से बाहर निकलते हुए देखती है। लॉरेन बताती है वो ब्लेक ह्यूज है। वो लड़का जेमी का बाप होता है। जेमी देखती है उसके डैड टिफनी को किस कर रहे होते हैं। वो दोनों अभी रिलेशनशिप में होते हैं। चारों लड़कियां और उसके डैड साथ में खड़े हो जाते हैं। जेमी उनके पास जाकर उनसे बात करने लगती है। तभी यहाँ पर डूबस आ जाता है जो भविष्य में पॉडकास्ट करता है। जेमी के डैड उसे धमकाते हैं। जेमी उन्हें रोकने लगती है। तब जेमी की माँ जेमी को पार्टी से बाहर फिकवा देती है। जेमी उठकर पार्टी के अंदर वापस आ जाती है और वो टिफनी से मिलती है। टिफनी बताती है मेरा ब्लेक से ब्रेकअप हो गया है क्योंकि किसी ने उसे बता दिया कि मैंने एडी रॉयल को किस किया है। एडी रॉयल भविष्य का रॉक स्टार होता है। जेमी कहती है वो फेमस सिंगर और टिफनी तो होती ही गोल्ड डिगर है। टिफनी एडी के पास चली जाती है। टिफनी अपने मॉम डैड के रूम में एडी के साथ लगी होती है। टिफनी उठकर वॉशरूम चली जाती है। जेमी जल्दी से गराज में पहुंचती है क्योंकि वहीं पर टिफनी की लाश मिली थी। जेमी गराज में पहुंचती है तो वहां पर कोई और लड़का लड़की थे और तब जेमी को समझ में आता है कि वो टिफनी से मिली थी। उसने उसे एडी के बारे में बताया और इस वजह से पास्ट चेंज हो गया होता है। टिफनी बेड पर बैठी होती है। तभी अलमारी से वही किलर बाहर आता है। टिफनी को लग रहा होता है एडी ने मास्क पहना है। तभी किलर टिफनी के ऊपर हमला शुरू कर देता है और उसे टोटल 16 बार चाकू मारता है। जेमी जब तक रूम के अंदर पहुंचती है टिफनी मर चुकी होती है। पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। जेमी कहती है तुम इसे रोक सकते थे, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। लेकिन वो दोनों जेमी पर ही शक करने लगते हैं। तभी पैम बताती है जेमी मेरे साथ थी। पैम अपने घर जा रही होती है। जेमी उसके पास आ जाती है। पैम अपनी दोस्त के मरने पर रो रही होती है। जेमी जब उससे बात करने लगती है पैम पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो खतरे में है। तब वो बताती है मैं एक साइकिक हूँ और मैं भविष्य देख सकती हूँ। वो बताती है 3 खून और होंगे। पैम उन्हें अपने घर पर ले आई थी और वो ब्लेक के बारे में बात कर रही थी। जेमी कहती है अभी नहीं, तुम
और ब्लेक साथ में आओगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। भविष्य में अमीलिया दूसरी टाइम मशीन बना रही होती है। तभी क्रिस वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैंने पहले कहा था टिफनी का मर्डर गराज में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसका मर्डर बेडरूम में हुआ था। अमीलिया समझ जाती है जेमी ने पास्ट बदल दिया है। क्रिस अमीलिया को पार्टी की फोटोज दिखाता है। उस फोटो में जेमी भी होती है। अमीलिया समझ जाती है ये नोट जेमी ने ही लिखा होगा, उसमें लिखा था स्टैप द मशीन। अमीलिया समझ जाती है कि खूनी का चाकू मशीन में लग गया था, उसने एक मेटल कंडक्टर की कमी को पूरा कर दिया था और मशीन स्टार्ट हो गई थी। जेमी लड़कियों के पास आकर कहती है कि हम सभी घूमने के लिए शहर चलते हैं। तभी एक लड़की कहती है मेरे पेरेंट्स के कॉन्डोन में चलकर पार्टी मना सकते हैं, और 2 दिन बाद इसी लड़की का खून होने वाला था। अगले दिन सभी लड़कियां कार में बैठकर जाने लगती हैं। जेमी कार में सोने लग जाती है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से सोई नहीं थी। जब जेमी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो उसी केबिन में आ गए थे जो जंगलों के बीच में था और जहाँ दूसरी लड़की का खून हुआ था। जेमी कहती है हम यहाँ से वापस चलेंगे। उतने में एक और कार आ जाती है जिसमें 3 लोग और थे। बाहर सभी लोग बाथटब में नहाने लगते हैं। उसके बाद जब घर के अंदर जाने लगते हैं तब जेमी को बाहर करके पीटी टीचर गेट बंद कर देता है। ये लड़का भविष्य में पीटी टीचर बनेगा। जेमी केबिन के बाहर घूम रही होती है। वो देखती है एक खिड़की खुली होती है। वो कहती है मैंने सारी खिड़कियां तो बंद की थी, फिर इसे किसने खोला। पैम सेब काट रही होती है, गलती से उसी का हाथ कट जाता है। वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर जेमी पाइप से अंदर आने लगती है। जेमी हैदर के रूम तक पहुंच जाती है। वहां पर जेमी किलर को देखती है। किलर म्यूजिक बहुत तेज कर देता है। वो खिड़की लॉक थी, इसलिए जेमी पैम के रूम में पहुंच जाती है। पैम खिड़की खोलती है। जेमी अंदर आकर बताती है किलर हैदर को मारने वाला है। हैदर को होश आ गया था, वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। किलर हैदर के पास पहुंचकर उसे 8-10 चाकू मार देता है। तब तक ब्लेक वहां पर पहुंच जाता है, पर किलर ब्लेक को बड़ी आसानी से पीट देता है। जेमी किलर पर हमला कर देती है। किलर जेमी को मारने वाला था, पर पैम उसे बचा लेती है। फिर किलर पैम की भी पिटाई कर देता है। अभी तक उसने कराटे नहीं सीखा था। ब्लेक किलर पर हमला करता है। किलर यहाँ से भाग जाता है। जेमी देखती है पैम अभी जिंदा होती है, पर हैदर मर चुकी होती है। वो सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वो दोनों शेरिफ भी यहाँ पर आए होते हैं। तभी ब्लेक शेरिफ की बेटी से पूछता है कि मर्डर के वक्त तुम कहाँ थी, तुमने उसकी चीखें कैसे नहीं सुनी। क्यारा कहती है म्यूजिक बहुत तेज था इसलिए मैं सुन नहीं पाई, और अपने बाप से कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। जेमी लोरेन के साथ टाइम मशीन पर आई होती है। लोरेन बताती है इसे चलाने के लिए एक बहुत पावरफुल जनरेटर चाहिए। लोरेन के हाथ में जो होता है वही टाइम मशीन होती है, पर जिस केबिन में वो बैठकर जा सके वो लोरेन के लिए बनाना बहुत मुश्किल था। जेमी की नजर क्वांटम ड्रॉप पर पड़ती है। वो कहती है इससे काम चल सकता है। जेमी और लोरेन उस झूले के अंदर आ जाते हैं। लोरेन वहाँ मशीन लगाने लगती है। जेमी से कहती है तुम किलर को ढूंढो। जेमी कहती है अब खूनी का निशाना मेलिसा होगी, और पैम कहती है या फिर मैं। जेमी कहती है यहाँ पर कोई सेफ नहीं है। जेमी उसे कहती है तुम डॉल हाउस ऑफ हॉरर में चली जाओ। भविष्य में अमीलिया ने टाइम मशीन बना लिया था, खाली मेटल कंडक्टर की कमी थी। मेलिसा डॉल हाउस के अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रही थी, पर यहाँ पर मेलिसा के सारे दोस्त छुपे होते हैं। किलर भी डॉल हाउस के अंदर आ गया था। वो एक गेट खोलता है, अंदर जेमी होती है। तभी ब्लेक वहाँ पहुंचकर उस पर हमला करता है। किलर जेमी पर हमला करने वाला था। सभी दोस्त मिलकर किलर पर हमला करते हैं, पर किलर सभी को आसानी से पीट देता है। किलर जेमी को चाकू मारने ही वाला था कि उसी वक्त क्यारा किलर की छाती में खंजर घुसा देती है। क्यारा ही भविष्य की शेरिफ होती है। जेमी जैसे ही उसका नकाब उतारती है तब पता चलता है वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, मतलब भविष्य में बनता, और इसका नाम होता है डग। जेमी उसके गले में एक लॉकेट देखती है। पैम बताती है ट्रिश इसकी गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों आपस में किस कर रहे थे और इनका इन चारों लड़कियों ने बहुत मजाक उड़ाया था। मेलिसा बताती है जिस रात को वो मरी थी उस वक्त रूमर था कि इसने किसी के साथ सेक्स किया है, इसलिए टिफनी ने उसे अपने घर पर बुलाकर बहुत शराब पिलाई थी। टिफनी उससे बार बार सेक्स के बारे में पूछ रही थी। वो रो रही थी। उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। उसने डग को कॉल करके सब कुछ बता दिया होगा। फिर वो वहाँ से चली गई थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी, इसलिए आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी जान चली गई थी। तब जेमी पैम पर गुस्सा हो जाती है। कहती है तुमने किसी को जान से मारने के बारे में सोचा भी कैसे। पैम कहती है मैंने उसे नहीं मारा है। जेमी कहती है तुमने उसे नशे की हालत में ड्राइव करने दिया और तभी वो मरी। मेलिसा बताती है पैम तो उस वक्त वहाँ पर थी ही नहीं। पैम बताती है मेरा और टिफनी का
झगड़ा हो गया था, मैं ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकती। तभी वहाँ पर वही किलर वापस आकर मेलिसा का गला काट देता है। क्यारा उस पर गोली चलाती है, वो भाग जाता है। तब जेमी बताती है ये भविष्य से आया है क्योंकि मैंने इसका मास्क खराब किया था, मुझे याद है। भविष्य में लोरेन देखती है अमीलिया बेहोश पड़ी थी, उसकी टाइम मशीन से किलर पास्ट में आया था। किलर उनके पास वापस पहुंचकर मेलिसा को 16 चाकू मारता है। दोनों लड़कियां भागते हुए उसी झूले के अंदर आ गई थी। अमीलिया वहां पर मशीन को सेट कर देती है। तब तक किलर वहां पर पहुंच जाता है। जेमी मशीन को चालू कर देती है और लोरेन को मशीन के बाहर कुदवा देती है। किलर जेमी की तरफ आ रहा था, तभी पैम उस पर अटैक कर देती है। वो पैम को उठाकर फेंक देता है और जेमी को भी धक्का देता है। किलर उनसे लड़ रहा होता है, तभी मशीन से एक फोर्स आता है, वो इन तीनों को पीछे की तरफ धक्का देता है। वो पैम को एक चाकू मार भी देता है। दूसरा चाकू मारने से पहले जेमी झूले का गेट खोल देती है। पैम झूले से बाहर गिरती है। तभी उस किलर का मास्क उतर जाता है, वो क्रिस होता है, वही पॉडकास्टर। वो कहता है मैंने तीसरा मर्डर कर दिया है, पूरे शहर में दहशत रहेगी कि स्वीट 16 किलर अभी भी जिंदा है। हालांकि डग मर गया था, पर मेलिसा का खून डग के मरने के बाद हुआ था। इस वजह से किलर की पॉपुलैरिटी बनी रहेगी। वो उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाता रहेगा और हो सकता है कि इस काम के लिए उसे पुलिट्जर प्राइज भी मिले। जेमी कहती है मैं यहीं पर तेरी कब्र बनाऊंगी। वो जेमी के ऊपर हमला करता है। जेमी उसका चाकू छीनकर उसी के हाथ में मार देती है। वो जेमी का सर खंबे में लड़ाकर चाकू हाथ में ले लेता है। तभी जेमी नेल गन उठाकर क्रिस के सीने पर कई सारी कीलें चला देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। देखते ही देखते जेमी 2023 में पहुंच गई थी। वो झूले से निकलकर बाहर आती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। घर पहुंचकर अपनी मॉम को आवाज दिए जा रही थी। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। जेमी उन्हें गले लगा लेती है। उसके डैड आते हैं, वो उसे भी गले लगा लेती है। तभी उनके घर पर अमीलिया और लोरेन भी आते हैं। वो उन दोनों के गले लग जाती है। लोरेन जेमी को बाहर बुलाती है। वो अपने साथ गन लाई थी। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि झूले से कौन बाहर आएगा, क्योंकि लोरेन ने किलर और जेमी दोनों को झूले के अंदर देखा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, कहता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। लोरेन बताती है तुमने हाई स्कूल में अपने मॉम और डैड को अलग रखने की कोशिश की थी, तुम उन्हें अलग नहीं रख पाई थी, वो दोनों करीब आ गए थे और ये है तुम्हारा 34 साल का भाई। लोरेन ने उसे एक डायरी दी थी, इसमें लिखा हुआ था कि पिछले 35 सालों में क्या क्या हुआ है। जेमी सोचने लगती है कि टाइम ट्रेवल सब कुछ बदल कर रख देता है। इस मूवी में जेमी ने टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम की जान बचा ली होती है और साथ ही साथ उस किलर को भी मार दिया होता है और साथ ही साथ उस नए किलर को भी मार दिया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।